नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और मंडी लाइव में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखने वाला है। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आज आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने की संभावना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है नेचुरल गैस, जहां पर 199 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बिकवाली की कॉल दी गई है। लक्ष्य होगा 196 रुपये का और स्टॉप लॉस आप 201 रुपये के स्तर पर लगा सकते हैं। एसएनसी कॉन्ट्रैक्ट की ये कॉल है, तो यहाँ पर आप बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। और दिलचस्प यह है कि इसी के आसपास फिलहाल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, यानी अभी अभी आप बिकवाली करके 196 के टारगेट के लिए मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी बम्पर कॉल है आज की जीरा जून वायदा, जहां पर 17,800 रुपये के स्तर पर बाइंग की सलाह दी गई है। 18,100 रुपये का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस आप 17,650 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो जीरे में आज के लिए बाइंग की कॉल दी गई है। नेचुरल गैस में आप बेच सकते हैं, जीरा यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल है कच्चा तेल। क्रूड में 3170 के स्तर पर बिकवाली की सलाह है। 3,080 का टारगेट होगा और 3230 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा इंट्राडे में दिन के कारोबार में मिलने वाला है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएनसी कॉन्ट्रैक्ट की, और साथ ही हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं आप एंजल कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल प्रथमेश माल्या आपसे ये होगा कि आज के कारोबार के लिए गोल्ड के ऊपर आपका व्यू क्या है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड की कीमतों में तेजी आई थी, लेकिन अब जो अमेरिका से खबरें आ रही हैं वो ये कि अमेरिका में इस महीने जून के महीने में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। अब यहां से आपको कमोडिटी मार्केट की चाल क्या दिख रही है? देखिए, गोल्ड को लेकर तो अनसर्टेनिटी अभी जारी है। जो नेक्स्ट अनसर्टेनिटी है वो है यूके और ब्रिटेन में इलेक्शन को लेकर। तो इसी के कारण आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में सपोर्टिव फैक्टर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा नॉन फार्म पेरोल जो इस वीक में आने वाला है फ्राइडे को, वो भी काफी इंपॉर्टेंट इवेंट साबित हो सकता है। मैं समझता हूँ गोल्ड में बाय करके चलना चाहिए 28,900 के आसपास अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट में। 28,800 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में आपको 29,200 के टारगेट्स रहेंगे। वैसे ही सिल्वर में भी हम बाय की स्ट्रेटेजी एडवाइस कर रहे हैं 39,800 के आसपास। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 39,500 का स्टॉप रहेगा और ऊपर में वैसे 40,400 के टारगेट्स रहेंगे। हाँ, वंदना भारती, आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड का मार्केट अभी दबाव में रहने वाला है, फंडामेंटल गोल्ड के खिलाफ है? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। और जिस तरीके से फेड का आया है इंटरेस्ट रेट का, तो उसकी वजह से गोल्ड में थोड़ा फॉल आते हुए देख सकते हैं। लेकिन साथ में क्या है कि और जो फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स है, वो इसे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फॉल होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड फॉल हो सकता है और लोअर लेवल पे एक बार बाइंग आ सकती है। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन देखने को मिलेगा और नॉन फार्म पेरोल अच्छा होके आता है, तो जो सेफ हेवन बाइंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम हो सकती है। और साथ में डॉलर इंडेक्स में जिस तरीके से एक अपसाइड आ रहा है, रिबाउंड आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो डाउन साइड है वो इंटैक्ट हो सकता है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी रहेगी। मेरी एडवाइस यहाँ पे रहेगी कि 28,550 तक के लेवल के लिए यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए, और जो शॉर्ट टू मिड रन में यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं उन्हें इस लेवल का वेट करना चाहिए और करेक्शन पे बाय करना चाहिए। जी, आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं चांदी की, और चांदी में पिछले कुछ दिनों में एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना है। हालांकि चांदी में तेजी भी काफ़ी आई थी, लेकिन अब मार्केट कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली के मूड में है। प्रथमेश माल्या, लेकिन क्या आपको लगता है कि चांदी के फंडामेंटल में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है, और ऐसे में जो गिरावट आई है, जो करेक्शन आया है, ये बाइंग के लिए अच्छा मौका हो सकता है? हाँ, मैं समझता हूँ क्योंकि काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा है पिछले कुछ दिनों में चांदी, और मैं समझता हूँ जो भी अभी गिरावट होगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 39,800 के आसपास अगर आता है तो अच्छी बाइंग बनती है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 39,500 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में 40,400 के टारगेट्स रहेंगे। वंदना भारती, बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडर को करंट मार्केट प्राइस के आसपास आपका व्यू क्या होगा चांदी के लिए?
और आपको लगता है कि आज बेचकर चलना बेहतर रहेगा चांदी में? मृत्युंजय, एक चीज है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अपने रेजिस्टेंस के पास जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ तो आर या पार की यहाँ पे कहानी है कि अगर वो रेजिस्टेंस से ऊपर अपना क्लोजिंग दे देते हैं, सपोज 17.3 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है चांदी में, तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड होगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि अगर इंट्राडे की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हो सकता है। 40,000 के लेवल पे सेल करना चाहिए और सेफर साइड छोटा टारगेट लेके चलना चाहिए, वो होगा 39,700 से 600 का। एक स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 40,200 का, और छोटे लेवल के लिए यहाँ पे चांदी में बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। और क्रूड को लेकर के लगातार अब खबरें आ रही हैं गिरावट की, क्योंकि ओपेक और नॉन ओपेक के उत्पादन कटौती के फैसले को आगे बढ़ाने के बावजूद कीमतों में गिरावट बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका में लगातार उत्पादन बढ़ रहा है और अमेरिका का उत्पादन ओपेक के सबसे बड़े उत्पादक देश सऊदी अरब और नॉन ओपेक का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस के करीब पहुंच चुका है। करीब 93 लाख बैरल का प्रोडक्शन हो रहा है यूएस की तरफ से, और ये कहीं ना कहीं पूरे ओपेक के लिए बड़ा कंसर्न है। लीबिया ने उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया है और यही वजह है कि कच्चे तेल में एक गिरावट का माहौल बना है। आज उस गिरावट के बाद थोड़ी सी तेजी आई है, लेकिन ये तेजी आपको प्रथमेश माल्या कितनी टिकाऊ लगती है? देखिए, मैं समझता हूँ ऑयल में अब तक ऐसे कोई रिवर्सल या ट्रेंड चेंज ऐसे कुछ हुआ नहीं है। ग्लोबल इन्वेंट्रीज अभी भी हाई है, यूएस में इन्वेंट्रीज अभी भी हाई है। हालांकि एक फैक्टर है यहाँ पे ये है कि समर ड्राइविंग सीजन चालू हो चुका है और यहीं से एक गैसोलीन की डिमांड क्रिएट हो सकती है, जिसके कारण आपको क्रूड में सपोर्ट मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप रिवर्सल की बात करें तो क्रूड में ऐसे कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं। मैं समझता हूँ क्रूड में और भी करेक्शन हो सकता है। 3080 और 3050 नियर टर्म टारगेट्स रह सकते हैं क्रूड के लिए। ठीक है, क्रूड पर वंदना भारती, आपकी कॉल क्या होगी? बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का ट्रेड करना कच्चे तेल में बेहतर रहेगा? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाउंस बैक होना चाहिए। काफ़ी फॉल आया और काफ़ी वाइल्ड स्विंग्स होती है इस कमोडिटी में। नेचुरल गैस में जिस तरह से होती है उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन मुझे लग रहा है फिलहाल की एक रिकवरी आ सकती है, बाउंस बैक 3250 के लेवल तक जो है ये कमोडिटी जा सकती है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। नॉन फार्म पेरोल डेटा पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मार्केट सेंटिमेंट्स अगर अच्छे हुए और डॉलर इंडेक्स अगर थोड़ा सा वहाँ पे रैली जो है वो रुकती है, तो मुझे लग रहा है कि 3250 तक का जो लेवल है वो हम क्रूड में देख सकते हैं। हालांकि अपसाइड यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड होगा, क्योंकि रिग काउंट्स बढ़े हैं और जो यूएस पे रिफाइनरीज हैं वो फुल कैपेसिटी पे यहाँ पे काम कर रही हैं। तो ऑब्वियसली जो अब ओपेक का कट हुआ है वो नलीफाई हो रहा है यहाँ पे, और ओवरऑल टेक्निकल बाउंस मुझे लग रहा है 3250 लेवल के लिए। जी ओके, चलिए आगे हम आपको बताएंगे कि मेटल और बाकी कमोडिटी में आपको किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, लेकिन उससे पहले नजर एक बड़ी खबर पर। खबर यह है कि महाराष्ट्र में कर्ज माफी और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। सरकार से बातचीत नाकाम रहने पर किसानों ने सब्जी और दूध को बाजार में नहीं बेचने का फैसला किया है। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता नित्यानंद हमारे साथ जुड़े हैं। नित्यानंद, किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है बड़े पैमाने पर, और इस खबर को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? दूसरी बात, इन्हें बिना ब्याज के जो है वो ऋण दिया जाए आगे। नित्यानंद, अगर आप सुन पा रहे हो, 60 साल के ऊपर जो किसान हैं उन्हें पेंशन दिया जाए। और इस संदर्भ में इनकी जो है सीएम के साथ मीटिंग भी हुई थी कल रात को, लेकिन मीटिंग जो है वो बेनतीजा रही। कोई भी किसी भी प्रकार का मीटिंग में रिजल्ट नहीं आया। और आज आपको बता दें, आज से जो है सब्जी और दूध जो है वो सप्लाई करना किसानों ने बंद कर दिया है। अगर इसी तरह की स्थिति रही, कोई रास्ता नहीं निकला, तो कल जो स्थिति है वो विकट हो सकती है। नित्यानंद, क्या आपकी कुछ सरकारी अधिकारी से बातचीत हो पाई है इस मामले को लेकर? सरकार इस पूरे मामले में आगे क्या रुख अपना सकती है? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो किसान मांग कर रहे हैं, सरकारी अधिकारियों को कहना है कि कल जो मीटिंग हुई थी तो सीएम ने 1 महीने का समय मांगा था, तो ऐसे में वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। जो किसानों की समिति थी उनका ये कहना था कि जो जिस तरीके के हालात है उससे देख के उन्हें ऐसा लगता है कि जो पानी है वो सर के ऊपर हो गया है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी कर्ज माफी किया जाए और उन्हें दूसरी जो बुनियादी सुविधा है वो दिया जाए। तो ऐसे में लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। लेकिन आपको बता दें, कल जब रात को ये मीटिंग हुई सीएम के आवास
निवास पे मीटिंग हुई, तो ये मीटिंग जो है बेनतीजा रही। और जिस तरीके से सीएम ने 1 महीने का समय मांगा, तो इन लोगों को, इनका कहना है कि इनके पास समय नहीं है, जो इनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। तो आपको बता दें, मीटिंग के बीच में से ही जो किसान हैं, जो उनकी समिति, उनके लोग उठ गए और उनका ये कहना है कि अब जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार जो स्थिति है वो किसानों के विकट हो रही है। किसान, इनका कहना है कि लगातार जो स्थिति विकट हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे में जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। और अब आज आपको बता दें कि दूध और सब्जियों की जो सप्लाई है वो आज से बंद हो गई है। महाराष्ट्र के तकरीबन 80% जो किसान है वो इसमें शामिल है। अगर जल्द ही इसका कोई निपटारा नहीं किया गया, कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया, तो आने वाले समय में जो स्थिति है वो विकट हो सकती है। सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं, सब्जी की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है। यानी कुल मिलाकर देखें तो सरकार और किसानों के बीच अभी भी बातचीत जारी है, बातचीत खत्म नहीं हुई है। लेकिन ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल आपसे नित्यानंद मेरा ये होगा, जो बात आपने कही कि अगर किसानों का आंदोलन तेज होता है तो सप्लाई में भारी गिरावट आएगी, क्या सरकार ने इसको देखते हुए एहतियातन कोई वैकल्पिक इंतजाम किया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, आम लोगों को दिक्कत ना हो? जी देखिए, अभी तो आपको बता दूं, ये आज से ही इसकी शुरुआत हुई है। अभी तक कोई सरकारी बयान इस पर आया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो किसानों की सहभागिता इसमें बढ़ रही है, तो थोड़े ही समय के बाद सरकारी बयान आ सकता है। सरकार का क्या रुख है, सरकार ये अपना स्टैंड जो है इस पर क्लियर कर सकती है। लेकिन ये जरूर है कि कोई ना कोई जो अल्टरनेट होगा, वो विकल्प होगा, वो सरकार ने ढूंढ कर रखा होगा। ऐसे में कुछ समय के बाद ही सरकार इस पर क्या स्टैंड रखती है और किस तरीके से इस पर रास्ता निकालती है। और हमारे जो सरकारी अधिकारियों से जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि बातचीत चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने ये आंदोलन की शुरुआत की है, तो ऐसे में लगता है कि अब जो है सरकार इस मुद्दे को पहले तो गंभीरता से ले रही थी, लेकिन अब और ज्यादा गंभीरता से ले रही है। लेकिन किसान बैकफुट पर आने के लिए बिल्कुल किसी भी तरीके से तैयार नहीं है इस मामले में।